अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 155। अपनी बुक आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 150। बेटे आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 7.3। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर हम डिटेल से पढ़ के आए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से मेजर किया जाता है। हमने दो डिफरेंट मेथड पढ़े, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। आज हम पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं या उसकी एक्टिविटी को बेटे डिक्रीज कर रहे होते हैं। इन फैक्टर्स के बारे में, वो फैक्टर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएंगे, मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। In general, the rate at which reactants are consumed and products are formed during chemical reaction vary greatly. Even a chemical reaction involving the same reactant may have different rates under different conditions. The factor affecting the rate of reactions are concentration of the reactant, temperature of the system, surface area. Number 4 is catalyst. सिंपल यहाँ पे दो तीन बातें हैं क्या कि रेट, वो रेट जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कंज्यूम होंगे, उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जब प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पे बहुत सारी बेटे एक चेंजेस आती हैं, ठीक है, लॉट ऑफ चेंजेस आती हैं। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनमें इवन सेम रिएक्टेंट भी वहाँ पे इन्वॉल्व हों, तो बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो उस पर इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। सेम रिएक्टेंट, ठीक है, अगर इन्वॉल्व हो, मतलब सपोज एक जैसा रिएक्शन है वो एक जगह पे भी हो रहा है, अगर हम सपोज करते हैं कि वो इस लैब में हो रहा है, ठीक है, और दूसरी लैब आपके कॉलेज के दूसरे एंड पे है, ठीक है, दोनों लैब्स में सेम रिएक्शन है लेकिन वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हैं, तो वो रिएक्शन वहाँ पे सेम नहीं होंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर सेम रिएक्टेंट भी रिएक्ट कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आएगा अगर वहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था, वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, तो रिएक्शन जो है वो इक्वली प्रोसीड नहीं करेगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सम ऑफ देम आर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सरफेस एरिया एंड नंबर 4 इज कैटलिस्ट। वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है। नंबर वन फैक्टर जो है डेट इज कंसंट्रेशन। क्या है कंसंट्रेशन? According to the law of mass action, the greater the concentration of the reaction, the more rapidly the reaction proceeds. When the concentration of one or more reactant increases, rate of reaction increases. This is because the increasing the concentration result in more collision between the reacting particle, which speed up the reaction. बहुत easy और छोटा सा ही एक फैक्टर है, छोटा सा ही उसके बारे में आपको जस्ट लिखा हुआ है। इस फैक्टर में नंबर वन फैक्टर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, डैट इज कंसंट्रेशन। क्या बेटे, क्या मैंने कहा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो जिक्र किया गया आपकी बुक में, जो मेन चीज यहाँ पे जो नोटिसेबल है, डैट इज लॉ। व्हाट इज दैट लॉ? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द मोर रैपिडली द रिएक्शन प्रोसीड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बात है इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो दो केमिकल जो रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो तेज़ी से जो है वो प्रोसीड करेगा। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। और ये क्या चीज़ है? ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है बेटे बता दी है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? रिएक्शन रेट वो क्या करेगा? वो रैपिडली प्रोसीड करेगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी से कंप्लीट होगा, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? वाई?
अब रीज़न भी तो इसका कोई होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि जब वन और मोर रिएक्टेंट हैं, यानी कि एक रिएक्टेंट है, ए प्लस बी भी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इंक्रीज उनकी कंसंट्रेशन होती है तो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के दरमियान में बेटे जो कुलेयन है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। उनकी कुलेयन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको हम सिंपली कैसे कह सकते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट इंक्रीजेज देयर आर मोर रिएक्शन, ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुलेयन का नंबर जो है बेटे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कुलेयन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन भी जो है वो जल्दी प्रोसीड करेगा, ठीक है, स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन। तो सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी होगी कुलेयन की, तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव कुलेयन हो रही है, और इफेक्टिव कुलेयन जब होती है तो क्या होता है, रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। दोबारा से एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ। हम पढ़े हैं फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, डैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, आपका रिएक्शन जो है वो रैपिड हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्यों तेज हो जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट की आपका रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है, रैपिड हो जाता है। अच्छा, इसमें आप इसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, दैट इज कुलेयन फ्रीक्वेंसी, कि आपकी रिएक्शन की जो कुलेयन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट बेटे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वजह से ग्रेटर नंबर ऑफ कुलेयन होती है किसके दरमियान में, रिएक्टिंग पार्टिकल्स के दरमियान में। और जब आपकी कुलेयन बढ़ जाती है ना बेटे तो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है कुलेयन की, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कुलेयन। इफेक्टिव कुलेयन जब हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं, ये आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम भी दी गई है, अगर आप गौर करो ये दो डायग्राम आपको नजर आ रही हैं, दो बॉक्सेस हैं। ये क्या है, ये फास्टर है देन दैट इन, और दूसरा क्या है, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन की वजह से रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड करता है, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जितनी उनकी कुलेयन ज़्यादा होती है उतना ही रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है रिएक्शन के रेट पे वो कौन सा है, डैट इज टेम्परेचर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, डैट इज नंबर 2 बेटे आपका क्या है, टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, increase in temperature increase the reaction rate. It has been observed that rate either doubles or triple for every 10-degree rise in temperature. Temperature usually has a major effect on the rate of reaction. Molecules at higher temperature have more thermal energy, so they collide more frequently and with greater energy. The Boltzmann distribution curve is a graph that shows the distribution of energies at certain temperature. In a reaction, a few particles will have very low energy, a few particles will have very high energy, and many particles have energy in between. The distribution of energies at a given temperature can be shown on a graph as shown in figure. This is called the Boltzmann distribution. As you know that the activation energy is the minimum energy required for colliding particles fruitfully to convert into product. The shaded area under the graph is shown in figure 7.6, represent the portion of molecules that have enough energy to cause a chemical change when they collide. The area under the curve represents the number of particles. The shaded area shows the number of particles with energy greater than the activation energy. As the temperature of the reaction is raised, the average kinetic moment energy of the particle increases. The reacting particles move around more quickly at a high temperature, resulting in more frequent collision. Therefore, proportions of successful collisions also increase greatly as shown in figure 7.8.
The curve showing the Boltzmann distribution at high temperature flattens and the peak shift to the right. For 10-degree rise in temperature, the shaded area under the curve approximately doubles. In conclusion, increasing the temperature, increasing the rate of reaction. ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने उसको सारे को डिटेल से जो है मैं उसको बेटे पढ़ती गई। हमने जो नेक्स्ट फैक्टर अभी स्टडी किया डैट इज वो क्या है, फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या हमने पढ़ा, उसके नीचे का आपकी हेडिंग भी दी हुई है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। टेम्परेचर बेटे, टेम्परेचर से आप सब लोग अच्छी तरह से फैमिलियर हो। जब कभी आपका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का जो आपका सिस्टम है, आपकी सराउंडिंग है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का रेट क्या है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक प्रोफाउंड उसका जो है इम्पैक्ट आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो नोटिसेबल चीज़ है वो क्या दी हुई है आपको, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। व्हाट इज दिस कर्व, इस कर्व का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको जो दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक बात, ये तो सिंपल सी बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल या ट्रिपल उसमें जो है वो इंक्रीज आता है। और टेम्परेचर जो है सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि रिएक्शन रेट को बेटे इफेक्ट करता है। और जब टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का इंक्रीज होता है तो उस मतलब रीज़न क्या है, उसकी वजह से कुलेयन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है। और आपको पता है जब पार्टिकल ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, कुलेयन जो है वो फ्रीक्वेंट होगी, उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट आपके आ रहे हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। व्हाट इज दिस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेटे हमें उस कर्व की वजह से अंडरस्टैंडिंग में ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है काइनेटिक एनर्जी की अमंग पार्टिकल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स में आपके पास एटम्स हो सकते हैं, आपके पास आयंस हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है बेटे वो एक ग्राफ है, एक कर्व है, एक ग्राफ है, एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन, कि टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन रेट को किस तरह से इफेक्ट करता है। ये ग्राफ हमें इलस्ट्रेट करता है, हमें ये चीज़ बताता है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टिकल्स में किस तरह से हो रही है। ठीक है, विद एट गिवन टेम्परेचर, कोई भी गिवन टेम्परेचर है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स में किस तरह होगी। ये इस कर्व को देख के हमें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। पार्टिकल्स में आपके पास एटम भी आ सकते हैं, आपके पास आयंस भी आ सकते हैं और आपके पास मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, इधर आओ, अगर आप लोग यहाँ पे एक ग्राफ आपको नजर आएगा। ठीक है, इस ग्राफ की बात मैं करूंगी अब। अच्छा, ये आपको क्या हो रहा है कि ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, इसको समझो, बहुत इजी है। ये ग्राफ शो कर रहा है हमारे पास ये जो है दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफ शो कर रहा है किस चीज़ को, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, कि देयर आर फ्यू पार्टिकल्स और दे पोजेस वेरी लो एनर्जी, और कुछ की एनर्जी जो है बहुत लो है, कुछ की एनर्जी जो है बहुत हाई है, और मेजॉरिटी जो है ना उनकी एनर्जी क्या है, वो इन बिटवीन है। क्या मैंने कह दिया, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी हाई है, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी लो है, और जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी इन दोनों के बिटवीन है, ना तो बहुत लो है ना हाई है, बल्कि क्या, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम है। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है बेटे, एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। पहले भी आप लोग इससे फैमिलियर हो, मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे आपके लिखा हुआ है EA, ये EA नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें EA एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप लोगों ने राइट करना है तो आप लोग राइट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम
एनर्जी की कौन सी फॉर्म है बेटे? इट इज अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर कोलाइडिंग पार्टिकल्स टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपकी बुक में भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी बहुत डिटेल डिफरेंस है मेरी इससे। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग पार्टिकल्स फ्रूटफुली टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और यहाँ पे इस ग्राफ में जो शेडेड एरिया में पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि जो पूरा ग्राफ है यहाँ पे जो प्रोपोर्शंस है इफेक्टिव क्लेम्स की वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पे आपको एक शेडेड एरिया नजर आ रहा है। ठीक है, शेडेड एरिया ये क्या है? ये जो पूरा कर्व है, दिस कर्व इज नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, और यहाँ पे आपको पोर्शन नजर आएंगे, नंबर ऑफ पोर्शंस। ठीक है, कि ये पोर्शन है, कि ये हाइट पे पोर्शन है, ये कम पोर्शन हो गया, ये शेडेड पोर्शन हो गया। यहाँ पे बेटे आपको नंबर ऑफ पोर्शंस आपको नजर आएंगे। नंबर ऑफ पोर्शंस कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम उनको कह सकते हैं, दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है देन काइनेटिक एनर्जी। दो एनर्जीज होगी, एक होगी एक्टिवेशन एनर्जी, एक होगी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी होगी। गौर करो मेरी बात पे, मैंने क्या कहा? दो टाइप की एनर्जीज हमारे पास आ गई ना। एक कौन सी एनर्जी की बात हम कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। एक कौन सी बात हम कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के आपको पोर्शंस नजर आते हैं इस पूरे ग्राफ में, ये पोर्शंस या हम पोर्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बेटे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब क्या करते हैं? दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो EA आपको नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव सफिशिएंट एनर्जी। इतनी एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है कि ये क्या कर सकते हैं? ये कोलाइड करेंगे आपस में। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके कोलिजन से क्या होता है? एक केमिकल चेंज आएगा। क्या आएगा बेटे? एक केमिकल चेंज आएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर जब रेज हो जाता है, टेम्परेचर रेज होने के साथ साथ कौन से इफेक्ट आएंगे रिएक्शन पे? ठीक है, मैंने क्या कहा? जब टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का रेज्ड होता है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज रेज्ड। जब रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर रेज्ड होगा तो आपके पास चार मेन पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटे पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। पहली बात मैंने क्या कह दी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब किसी भी पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, दे मूव फास्टर। ठीक है, क्विकली जो है वो मूव करेंगे। दूसरा यहाँ पे चेंज क्या देखने को आएगा कि मोर फ्रीक्वेंट कुलेयन, जो कुलेयन होगी वो क्या होगी? यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट होगी, यानी कि बार बार जो है वो कुलेयन होगी, बार बार पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब बेटे कुलेयन जो है वो फास्टर होती है, फ्रीक्वेंट होती है पर यूनिट टाइम, उसकी वजह से भी आपका रेट जो है वो क्या होता है? आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कुलेयन वाला, कि रेट जो है उससे भी इंक्रीज होगा। तीसरी यहाँ पे टेम्परेचर रेज होने की वजह से तीसरा इफेक्ट क्या आएगा कि ग्रेटर कुलेयन एनर्जी, जो कुलेयन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी बेटे? वो भी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो बेटे कुलेयन एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कुलेयन जब कुलेयन होती है ना, तो कुलेयन की वजह से बेटे एक एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? कुलेयन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और कुलेयन एनर्जी बाजू का इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी ओवरकम कर लेती है। अच्छा, उसके बाद चौथा इफेक्ट क्या आएगा कि इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इफेक्टिव कुलेयन। हाई टेम्परेचर की वजह से बेटे जो प्रोपोर्शन होती है मॉलिक्यूल्स वो ग्रेटर हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी किसके? एक्टिवेशन एनर्जी के। ठीक है, और आपका कर्व जो है वो या तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा या आपका कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा से इस टॉपिक को मैं रिकॉल करती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बेटे रेज्ड होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट है, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो चार मेन चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से? पहला क्या था? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि
जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर रेज होता है। दूसरी चीज क्या होती है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कोलिजन जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली होगी, ठीक है, ज्यादा कोलिजन होगी, फास्टर मूविंग पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली जो है वो कोलाइड करेंगे। तीसरा मेन इंपैक्ट क्या होता है कि जब टेम्परेचर रेज होता है तो कोलिजन एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोलिजन अकर विद ग्रेटर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी के साथ जो है पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। चौथा यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन का जो उसकी प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, या तो वो फ्लैटर हो जाएगा या इसकी पीक शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड राइट, और राइट पे जाके ये क्या हो जाएगी, ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ये दिखाई थी, या तो ये फ्लैटेंड होगी या ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, तेजी से जो है वो प्रोसीड करेगा। इन शॉर्ट हमारे पास क्या हो गया कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होता जाएगा आपका जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ जो है ऑब्जर्व हो चुकी है कि एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि हर 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाता है, या डबल हो जाता है और इवन ट्रिपल भी हो जाता है। जैसे जैसे आपका 10 डिग्री राइज यानी कि 20 डिग्री था, अब 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन रेट क्या हो गया, डबल हो गया या इवन ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर और अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका टेम्परेचर जो है हमने बता दिया अगर 10 डिग्री पे डबल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% जो है वो राइज हो रहा है किसमें, इन इफेक्टिव कोलिजन में। इन द एंड आपके पास बेटे यहाँ पे एक और डायग्राम दी गई है जिस डायग्राम में आपको क्लियरली जो है वो सारा कुछ पूरा जो है ग्राफ बना के दिखाया है। इस ग्राफ को गौर से देखो, ये क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ कोलिजन, और ये क्या चीज़ है, कोलिजन एनर्जी। एक है ये टेम्परेचर दैट इज नोन एज T1, एक टेम्परेचर रेड लाइन में आपको शो किया है वो कौन सा है, T2। यहाँ पे टेम्परेचर जो T2 है वो ग्रेटर है किससे, T1 से। अगर आप देखो तो ये पीक लोअर हो जाएगी, शिफ्ट टू राइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन जो रेड की फ्रैक्शन है ना ये ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है रेड की फ्रैक्शन, जो हमने ऊपर ही फ्रैक्शन पढ़ी थी ना, ये देखो ये जो कलर पोर्शन पड़ा था, अगर नीचे देखो तो रेड का कलर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि रेड जो है वो इंडिकेट कर रही है T2 को, T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है इफेक्टिवली उसके साथ जो है वो इंक्रीज करता है। ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो है फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन भी जो है वो भी इंक्रीज होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया अपना सेकंड फैक्टर कंप्लीट कर लिया। कौन सा फैक्टर, ये पूरा ग्राफ था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक T2 था, एक T1 था। T2 ज़्यादा था एज कम्पेयर टू T1, तो इसीलिए इसका जो फ्रैक्शन है, ये जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का नज़र आ रहा है वो T2 का ज़्यादा है और T1 का कम है। हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटे, हमने अपना सेकंड जो फैक्टर है डेट इज टेम्परेचर, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा लिया। 2 फैक्टर हमने पढ़ लिए, एक फैक्टर हमने पढ़ा कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर हमने कौन सा पढ़ लिया बेटे, टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जहाँ पे आपका ये फैक्टर टेम्परेचर ख़त्म हो रहा है, इसके ख़त्म होते ही बेटे यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है, उसको भी कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलेंगे। क्विक चेक आपको यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। पहला इसका है क्विक चेक 7.4 बेटे मैं आपको करवा रही हूँ पेज नंबर 151 पे, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा ख़त्म होता है वहीं पे हमारा क्विक चेक है। उसका ए पार्ट है व्हाट इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने दोनों क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताने हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था हम डिटेल से बेटे ये पढ़ के आए हैं। अभी मैंने सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर्व देखा, वो कौन सा कर्व था, सारा का सारा वो हमारा कर्व था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। उसी से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, तो आप सिंपल बताओगे,
अभी पढ़ा है हमने वही सारा कुछ है, इसमें कोई नई चीज़ जो है इसमें यहाँ पे ऐड ऑन नहीं हुई। आपने क्या बताना है सिंपली कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये कर्व है आल्सो रेफर्ड एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। और ये हमें क्या चीज़ इलुस्ट्रेट करता है, क्या चीज़ बताता है, आपने सिंपली इसका आंसर देना है। आपने क्या बताना है कि इट इलुस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स, ठीक है। वो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल विद इन द सैंपल एट गिवन टेम्परेचर। और आगे आप लोग लिख सकते हो कि इट शोज and that a few particles have low energy, few have high energy and majority have energies in between। अगर आप पीछे आओ तो बेटे ये आपकी बुक में यहाँ पे दिया भी है इसका आंसर, ये देखें यहाँ पे है, ये यहाँ पे the Boltzmann distribution curve is a graph that shows the distribution of energy at certain temperature. Few particles have very low energy, few particles have very high energy and many particles will have energy in between them. The distribution of energy at given temperature can be shown on a graph as shown in this। ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है and this is called Boltzmann distribution। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, और दूसरी चीज़ साथ ही आपसे क्या पूछ लिया है कि बोल्ट्जमैन कर्व किसको कहते हैं। तो आपने सिंपली ये भी आगे लाइन लिख देनी है कि वो ग्राफ जो इस दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ एनर्जी को शो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोल्ट्जमैन कर्व कहेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में मेंशन है, मैंने आपको खुद से भी बता दिया और बुक में भी पॉइंट आउट कर दिया कि आपने इसको कहाँ से लिखना है। क्लियर हो गया। और साथ ही आपने ये पूरी की पूरी डायग्राम भी नीचे बना देनी है। ये कर्व जो बना हुआ है ना, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये जो आपके पास बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ आप मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपकी मर्जी, आप यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन भी लिख सकते हैं। नीचे आपने क्या लिख देनी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या आपने क्या लिख देनी है, कोलिजन एनर्जी लिख देनी है। और आपने ये वाला पूरा का पूरा जो है ग्राफ यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें मेंशन कर देना, यहाँ पे लिख देना T1 जो है वो हाई टेम्परेचर है, फिर आगे ये लो टेम्परेचर है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, फिर आपने ये भी मेंशन कर देना। और ये यहाँ पे क्या है, आपकी जो है मिनिमम काइनेटिक, जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है, जब टेम्परेचर हायर होगा तो पार्टिकल जो हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। दो मेन चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, एक आपने बताना है एट हाई टेम्परेचर और एक आपने बताना है एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे बेटे आप क्या बताओगे कि एट हाई टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट पास एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर। क्लियर। और जब हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप क्या बताओगे, एट लो टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल दैट पास एक्टिवेशन एनर्जी इज स्मॉलर। क्लियर। ऐसे ही ग्राफ लिखोगे और क्या क्या ग्राफ के साथ आपने मेंशन करना है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब हम आते हैं अपने उसी के सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की तरफ। क्विक चेक 7.4 का बी पार्ट मैं आपको करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली डबल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सप्लेन, अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, जब टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है। सिंपली आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटे, मैं आपको समझाती हूँ, आप मेरी बात को समझो और उसे खुद राइट करने की कोशिश करो। अब आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, बात को समझ के बेटे राइट कर सकते हो ना, तो आपने खुद करना है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा मुश्किल होता तो मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में दे देती। जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दो मेन इफेक्ट हैं जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने क्या कहा, जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो दो मेन फैक्टर्स हैं, दो मेन इफेक्ट हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो दो मेन इफेक्ट्स क्या हैं, आप पॉइंट्स में लिखोगे, देयर आर टू मेन इफेक्ट्स, ठीक है। नंबर 1 इज इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 क्या लिखोगे, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजनस, ठीक है। दो पॉइंट्स लिख लिया। अब आप पहले पॉइंट की हेडिंग देंगे। पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हेडिंग मैंने आपको बता दी आपने क्या लिखनी है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इस हेडिंग के अंदर अब आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप लिखोगे कि जब किसी भी आपके जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं,
जब उन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या होंगे, वो तेज़ी से मूव करेंगे, वो दे मूव फास्टर, वो फास्टर मूव करेंगे और उनके फास्टर मूव करने की वजह से कुलेयन पर यूनिट टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने क्या कह दिया, पहले आप नंबर 1 पे क्या हेडिंग दे लेंगे, इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड कुलेयन फ्रीक्वेंसी। ये आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग में बेटे आपने क्या लिखना है कि जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे मूव फास्टर, वो तेज़ी से मूव करेंगे और जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो उसकी वजह से उनकी जो कुलेयन है पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हो जाएगा नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या, मैंने क्या बताया था, आप हेडिंग देंगे इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इफेक्टिव कुलेयनस। ठीक है, जब किसी भी सिस्टम का, जब आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है, जब उसका टेम्परेचर बेटे रेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो प्रोपोर्शन है, किस चीज़ का, प्रोपोर्शन ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक है, वो मालिक्यूल जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, वो या तो इक्वल हो जाएगा या वो ग्रेटर हो जाएगा। किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि जब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का बेटे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मालिक्यूल्स का प्रोपोर्शन है, मालिक्यूल्स की प्रोपोर्शन है जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा, या वो इंक्रीज हो जाएगा या वो इक्वल हो जाएगा किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। क्लियर। और इस पूरी एक्टिवेशन एनर्जी के कर्व को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वही रिप्रेजेंट दिस कर्व बाय सिंपली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और वो कर्व से हमें इजीली जो है वो पता चल जाएगा कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर जो आपका रिएक्शन रेट है वो भी क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है और इवन ट्रिपल भी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो बेटे आपने बी के आंसर में 2 मेन इफेक्ट्स लिखते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंक्रीजिंग द रिएक्शन रेट, और वो 2 कौन से थे मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड कुलेयन फ्रीक्वेंसी, और नंबर 2 क्या था, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इफेक्टिव कुलेयनस। ठीक है, हमने 2 फैक्टर आज के लेक्चर में बेटे कंप्लीट किए। एक फैक्टर मैंने आपको कौन सा पढ़ाया, कंसंट्रेशन, दूसरा मैंने कौन सा पढ़ाया आपको, टेम्परेचर, और इन द एंड हमने क्विक चेक 7.4 भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।